प्यारे बच्चों, मिलाट के एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान विषय का आपका इतिहास का अध्याय 1 यानी कि चैप्टर 1 का फ्रांसीसी क्रांति नामक चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जारी किए गए हैं। ये क्वेश्चन आंसर ये देखिए, ये निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल के नाम से जारी किया गया है। उसका ये पृष्ठ आप पेज देख सकते हैं। ये वाला पेज ये है विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका, जो कि आपके एमपी बोर्ड के द्वारा जारी किए गए क्वेश्चन से ये आपके एनुअल एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है। ये है पार्ट 7। इससे पहले जियोग्राफी यानी भूगोल के पार्ट 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चंस की वीडियो बनाई जा चुकी है, जो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये विषय है सामाजिक विज्ञान, कक्षा 9 रहेगी। ये अंक योजना है यानी कि मार्किंग स्कीम है। तो इतिहास का जो पहला चैप्टर है, ये इस बुक का नाम है भारत और समकालीन विश्व भाग 1 इतिहास। जो पहला चैप्टर है उससे देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार आप मार्किंग स्कीम देखते जाएं, उसके हिसाब से अपनी तैयारी करें। चलिए और देखिए पृष्ठ क्रमांक 1 से लेकर 5 तक देखिए 6 नंबर के सही विकल्प वाले 6 क्वेश्चन, 1 नंबर के असत्य सत्य वाले, रिक्त स्थान वाले 6 क्वेश्चन, एक वाक्य में उत्तर वाले 6 क्वेश्चन, सही जोड़ी वाले 6 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार 30 नंबर के 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए कक्षा 9 है, विषय सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं हम। सत्र 2024-25 के लिए जारी की गए हैं क्वेश्चंस और अध्याय 1 पढ़ेंगे इसमें, जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। ये देखिए, इन क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये सही विकल्प चुनने वाले हैं, इन 4 ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस हैं। इसके बाद रिक्त स्थान वाले आएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सही जोड़ी वाले क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं और ट्रू फॉल्स यानी सत्य सत्य वाले पढ़ेंगे। उसके बाद वन वर्ड यानी एक शब्द में उत्तर वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके सही विकल्प चुनकर लिखने वाले क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखते हैं, लुई 16 किस वंश का राजा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सा है, बूर्बो वंश का राजा था लुई 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई यानी स्टार्ट कब हुई फ्रांस में क्रांति? तो ये ऑप्शन सा है, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस के विषय में टाइद शब्द क्या था यानी टाइद क्या चीज थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सा यानी अप्रत्यक्ष कर। कर का मतलब होता है यदि इनडायरेक्ट टैक्स। ये आप याद रखना, हिंदी वर्ड है कर, जिसे हम टैक्स के नाम से जानते हैं। तो फ्रांस के विषय में टाइद क्या था? एक अप्रत्यक्ष कर, हाँ, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांस में स्त्रियों यानी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार किस वर्ष, ध्यान रखें वर्ष पूछ रहे हैं, किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो ये ऑप्शन आ में है, 1946 में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सा, रॉब्सपियर जैकोबिन क्लब का लीडर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से फ्रांस के राष्ट्रीय रंग कौन कौन से हैं यानी नेशनल कलर कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दा, इन नीला सफेद लाल। इसको आप कोडिंग के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, तो नी बना लेंगे, इसका हम सा ले लेंगे और बाद में इसका ला ले लेंगे, तो ये हो जाएगा नीसला से आप याद रख सकते हैं। यानी फ्रांस के राष्ट्रीय कलर थे नीसला यानी यानी नीला, सा मतलब सफेद, लाल ला मतलब लाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 के द्वारा जो 5 मई 1789 को प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाई गई थी, उसका उद्देश्य क्या था? किस कारण से वो बैठक बुलाई गई थी प्रतिनिधि सभा? तो ये ऑप्शन आ में दिया गया है आंसर, नए टैक्स लगाने के लिए। ये कर का मतलब मैंने आपको बताया था यानी टैक्स। नए टैक्स लगाने के लिए सम्राट लुई ने 5 मई 1789 को प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा सिद्धांत फ्रांसीसी क्रांति का नहीं है? देखिए, कोई भी क्रांति होती है वो अत्याचारों के फलस्वरूप उत्पन्न होती है ना, अराजकता के फलस्वरूप। तो ये देखिए
तो सिद्धांत होंगे इसके, किसी भी क्रांति के सिद्धांत मान लीजिए, तो ये समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये सब चीजें हर कोई चाहता है, तो इनके फलस्वरूप ये सिद्धांत नहीं हो सकते हैं, इसलिए उसमें ऑप्शन द होगा साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद का मतलब होता है अपने क्षेत्र की सीमाओं को बढ़ाना, अपने राज्य का विस्तार करना, तो इसमें दमन की नीति या निरंकुश शासन अपनाया जाता है। तो ऐसा इस क्रांति का सिद्धांत नहीं था कि हम साम्राज्यवाद की नीति अपनाएं। उनकी सिद्धांत थे समानता का, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये तीनों सिद्धांत उनके थे, यानी सभी के हो सकते हैं जो अच्छे पूरी जन भावना को लेकर चलते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, द स्पेसिसिटी ऑफ लॉज की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर है मॉन्टेस्क्यू ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, लामी द पप्ल नामक पत्र के प्रकाशन का कार्य किसने प्रारंभ किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन आ, जॉन पॉल मरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट जनरल का अधिवेशन हुआ था किस जगह पे हुआ था? तो इसका अधिवेशन वर्साय नामक जगह पे हुआ था, इसलिए ऑप्शन सा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति वाले क्वेश्चंस। ये देखिए इतने क्वेश्चंस हम इसमें पढ़ेंगे, चलिए एक एक करके इनको पढ़ते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना, का सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना किसने की थी? तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना रूसो ने की थी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बास्तिल का पतन किसका प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर होगा राजतंत्र के पतन का प्रतीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, बास्तिल का पतन डेस में हुआ, यानी कब हुआ? तो 14 जुलाई 1989 ईस्वी में बास्तिल का पतन हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय सभा जिसे हम नेशनल असेंबली के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, ने मानवीय अधिकारों की घोषणा कब की थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1991 में। यह राष्ट्रीय सभा ने मानवीय अधिकारों की घोषणा 1991 में की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, फ्रांस में आतंक का राज्य डेस के राजनीतिक दल ने स्थापित किया, यानी किस राजनीतिक दल ने स्थापित किया? तो फ्रांस में आतंक रोबेस्पियर के नाम के राजनीतिक दल ने स्थापित किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, डेस पुस्तक को फ्रांस की क्रांति की बाइबल कहा जाता है, यानी एक तुलना कर रहे हैं किसी देश या राज्य की कोई पवित्र पुस्तक होती है, उससे हम तुलना कर रहे हैं कि किस पुस्तक को फ्रांस की क्रांति की बाइबल कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है द स्पेसिसिटी ऑफ लॉज पुस्तक को फ्रांस की क्रांति की बाइबल के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1815 में वाटरलू के युद्ध में डेस की हार हुई, किसकी हार हुई थी वाटरलू के युद्ध में 1815 में? इसका सही उत्तर है नेपोलियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 1804 ईस्वी में डेस ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था, तो इसका सही उत्तर है नेपोलियन ने 1804 में अपने आप खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि होंगे सत्य असत्य वाले क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हम इसमें पढ़ेंगे, तो आइए बारी बारी से इन क्वेश्चन को देखते हैं, सत्य असत्य वाले क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फ्रांस की सामाजिक संरचना में मध्य वर्ग में पादरी लोग शामिल थे क्या? जैसे इंडिया में, भारत में सामाजिक संरचना का मतलब ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र आदि होते हैं, तो इसी प्रकार फ्रांस में सामाजिक संरचना में मध्य वर्ग में पादरी लोग शामिल थे क्या? तो ये कथन असत्य है, यानी मध्य वर्ग में नहीं थे, और किसी वर्ग में हो सकते हैं, तो पादरी लोग मध्य वर्ग में नहीं थे सामाजिक संरचना के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेपोलियन 1804 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। जी हाँ, बिल्कुल सत्य है। अभी हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, 1804 ईस्वी में उसने अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेपोलियन को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। अग्रदूत का मतलब होता है किसी जगह पर कोई सिद्धांत या नियम या प्रक्रिया सबसे पहले प्रारंभ करना। तो नेपोलियन ने यूरोप में आधुनिकीकरण का अग्रदूत उसी को कहा गया है, नेपोलियन को, यानी आधुनिकीकरण उसी के अनुसार सबसे पहले लाया गया था। जी हाँ, उसी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा आधुनिकीकरण हुआ यूरोप में। तो ये कथन क्या है? सत्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी,
तो ये जी हाँ, ये कथन भी सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेपोलियन को कैदी बनाकर, ये देखिए सेंट हेलेना द्वीप, द्वीप क्या हम जानते हैं ऐसा जमीनी स्थल जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, तो उसे हम द्वीप कहते हैं। तो सेंट हेलेना द्वीप पर भेजा था, यस। उसको जब कैद में डाल दिया गया था, कैदी बनाया गया था, तो उसको सेंट हेलेना द्वीप भेजा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं, अब ध्यान रखें, महिला और नागरिक अधिकारों की घोषणा ओलंप वे गूज ने लिखी थी। ध्यान रखें, दो प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे गए, महिलाओं और नागरिक अधिकारों का, एक पुरुष और नागरिक अधिकारों का। ध्यान रखें, महिलाओं और नागरिक के अधिकारों की घोषणा ओलंप वे गूज ने लिखी। तो ये कथन क्या है, सत्य है। अगला क्वेश्चन पुरुषों और नागरिकों के अधिकारों का आएगा। चलिए अब अगला देखते हैं। लोकतंत्र का विकास सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ। जी हाँ, बिल्कुल सत्य है। लोकतंत्र का विकास सबसे पहले फ्रांस में ही हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस की क्रांति को मॉन्टेस्क्यू के विचारों ने प्रभावित किया। तो ये कथन देखिए सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1789 ईस्वी के पहले फ्रांस के कुलीन, ध्यान रखें कुलीन का मतलब होता है बिजनेसमैन, समृद्ध लोग जो पैसे में संपन्न हैं और संपत्ति में संपन्न हैं, तो वो कुलीन वर्ग के लोग कहलाते हैं। और पादरी वर्ग को करों में कोई छूट नहीं दी। करों का मतलब टैक्स। तो कोई भी 1789 के पहले फ्रांस के जो कुलीन वर्ग थे, पैसे वाले लोग थे और पादरी लोग थे, उनको टैक्स में कोई छूट नहीं दी। तो ऐसा ये स्टेटमेंट बोल रही है। तो इसका मतलब ये कथन क्या है, असत्य। उन्हें 1789 के पहले भी टैक्स में छूट थी कि आप टैक्स नहीं दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1789 में पाव रोटी के भाव बढ़ने से फ्रांस में जीविका का संकट उत्पन्न हो गया था। तो जी हाँ, ये सबसे सस्ता जो वहाँ के खाने पीने का सामान है वो पाव होता था। जैसे ही पाव की कीमत, तो उससे गरीब लोग, ज्यादातर लोग उसी से जीवन यापन करते थे, पाव खाकर ही। तो जैसे इसलिए जैसे ही उसके भाव बढ़े तो वहां पे जीविका संकट उत्पन्न हो गया। गरीब से गरीब लोग सस्ती सस्ती चीज यानी पाव खा के अपना जीवन यापन कर लेते थे, और जैसे ही भाव बढ़ेंगे तो वो भी उनके हाथ से जाने लगा। इसलिए क्या है, ये कथन सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो रहेगा सही जोड़ी वाला क्वेश्चन। आइए सही जोड़ी कौन कौन सी है ये रहा। तो हम पहला देखते हैं, रूसो। पहले किसको बुलाएंगे, रूसो, यानी फ्रांस का एक दार्शनिक था, यानी विचारक का। दूसरा देखते हैं वोल्टेयर। वोल्टेयर को हम मिलाएंगे, ये देखिए फ्रांस, ये वोल्टेयर किससे संबंधित है, फ्रांस से संबंधित है। तीसरा है टेनिस कोर्ट की शपथ। टेनिस कोर्ट की शपथ होगी फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। टाइल हमने बताया था इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो इसको मिलाएंगे हम, ये देखिए धार्मिक कर से। एक तरीके की धर्म के आधार पर लगाया गया कर था, जिसे हम धार्मिक कर के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं टाइल। टाइल क्या था, अब ये प्रत्यक्ष कर है, इट मीन्स डायरेक्ट टैक्स। अब रॉबेस्पियर की मृत्यु, इसको देखेंगे हम, ये मिलाएंगे 1794 में इसकी हुई थी। राजदंड, तो देखिए राजदंड, राजा का दंड, जहां सत्ता होती है, शाही सत्ता होती है, तो इसको हम ऑप्शन बा से मिलाएंगे, ये अशाही सत्ता से संबंधित है। रूसो ने ग्रंथ लिखा, तो रूसो ने हम देखिए कौन सा ग्रंथ लिखा, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब देखते हैं फ्रांस गणतंत्र बना, ये कब बना था, देखिए कोई सन वाला लगाएंगे इसमें, तो 21 सितंबर 1792 को फ्रांस गणतंत्र बना। अब देखते हैं नीग्रो। नीग्रो एक जनजाति होती है मानव की, जिसे ये किसे दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। नीग्रो जनजाति के लोग वहीं पाए जाते हैं, तो ये अफ्रीका से संबंधित हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो रहे एक शब्द में उत्तर वाले। चलिए एक करके इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन, फ्रांस में सेंसरशिप की समाप्ति कब किया गया, सेंसरशिप कब समाप्त कर दिया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा, ये देख, सन 1789 ईस्वी में फ्रांस में सेंसरशिप को समाप्त कर दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें, मैरी एंटोनेट कौन थी, मैरी एंटोनेट
एनेट कौन थी? तो इसका सही उत्तर है लुइस उल्वा की पत्नी, यानी सम्राट का लुइस उल्वा उसकी पत्नी थी मैरी एंटोनेट। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। राजा के दैविक और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किसने किया? यानी अपने राजा ने अपने सिद्धांत बनाए थे दैवीय वाले और निरंकुश, मतलब किसी की नहीं सुनता था, अपना जो मर्जी है वही कर देता। तो इस प्रकार के जो अधिकार उसने बताए थे, उनकी स्थापना और खंडन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है देखिए, और इस पुस्तक में किया गया था, द टीटा एजेज ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है, इसमें किसने किया था? लॉक ने। ध्यान रखें, अगर आपको तो याद नहीं है तो हम इसमें लिख देंगे लॉक ने किया था। इस व्यक्ति ने किया था खंडन, लॉक ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांस में पुरुष और नागरिक अधिकारों की घोषणा सन 1790 में किसके द्वारा की गई थी? अब देखिए ये आ गया क्वेश्चन। पहले महिला और मानव अधिकारों की घोषणा थी, इसमें है पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र 1790 में किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ले बर्बिए के द्वारा बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टू टीटा एजेज ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर है लॉक ने। यानी ये एक दस्तावेज था, यह पुस्तक थी, इसे हम लॉक ने लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिला और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र 1791 में किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये हम पढ़ चुके हैं, अभी फिर से पढ़ लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया, तो पुरुष वाला था, इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो पुरुष और नागरिक अधिकारों का था, ये महिलाओं और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का है, तो ये अलग है, ओलाम्ब दे गूंज के द्वारा बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1781 से 1794 यानी लगभग 13 साल तक फ्रांस में चलने वाली मुद्रा का नाम क्या था? तो 1781 से लेकर 1794 तक जिस मुद्रा फ्रांस में चली थी उसका नाम था, ये देखिए, लिब्रे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति विकेंद्रीकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। शक्ति विकेंद्रीकरण देखिए क्या होता है। जैसे हम भारत देश में थे तो पूरी सरकार हमारी कई स्तरों में बटी हुई है। जैसे केंद्र सरकार कर सभी राज्य, जितने भी हमारे देश में राज्य हैं, उन सब उनकी भी सरकार है। तो उससे नीचे ग्राम पंचायत वगैरह है, नगरीय निकाय है। तो इस प्रकार शक्तियों का विभाजन हमें कई सारा सरकारों के स्तर पर ऊपर से नीचे की तरफ किया गया है। तो इसको हम शक्ति का विकेंद्रीकरण कहते हैं। जैसे विधायिका मतलब जो क्या कहते हैं, कानून वगैरह बनाती है। ठीक है, कार्यपालिका जैसे प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, विधायिका में आते हैं संसद वगैरह, न्यायपालिका में आता है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि। तो इस प्रकार शक्तियों को विभाजन कई जगह पे कई स्तरों पर कर दिया गया है, इसे इन शक्ति का विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो ये किसने प्रतिपादित किया? इसका सही उत्तर होगा मॉन्टेस्क्यू ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1791 ईस्वी के फ्रांसीसी संविधान के अनुसार फ्रांस की सरकार का स्वरूप कैसा था? यानी उस टाइम 1791 में फ्रांस का संविधान था, उसके अनुसार फ्रांस की सरकार कैसी थी? निरंकुश थी, राजशाही वाली थी, या लोकतंत्र वाली थी, कैसी? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा संवैधानिक राजतंत्र, संविधान के अनुसार चलने वाला राजतंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्वेंट का अर्थ क्या होता है? हमने देखिए, आपने सुना होगा कॉन्वेंट स्कूल, तो इसका अर्थ वो पूछ रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए उत्तर हो जाएगा, धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत। क्या ऐसा समूह, ये बिल्डिंग जहाँ पर धार्मिक समूह को समर्पित जीवन यापन करते हैं? जैसे हम मान लीजिए ब्राह्मण स्कूल मुख्यतः ईसाइयों के द्वारा खोला जाता है, तो वो अपने धार्मिक सिद्धांतों का उसमें परिपालन करते हैं और उसी को मानते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। ये अपनी संस्थाओं को जो विचारों को बढ़ाते हैं, और ऐसा धार्मिक जीवन को समर्पित ऐसा समूह की इमारत को हम क्या कहते हैं? कॉन्वेंट कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आपके लिए सवाल उपयोगी साबित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।